नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर विस्तार से बात करने वाले हैं, भाग वीआई, जो राज्यों से संबंधित है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक ये पूरा भाग राज्यों की सरकार कैसे चलेगी, उनकी संरचना क्या होगी, उनकी शक्तियां क्या होंगी, इसकी पूरी रूपरेखा देता है। सही का मतलब राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानमंडल, यहाँ तक कि हाईकोर्ट और नीचे की अदालतों तक सब कुछ इसी भाग में है। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये समझिए कि मतलब अनिवार्य है। हर अनुच्छेद, हर क्लॉज, हर संशोधन को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और हम आज यही करने वाले हैं। कोई शॉर्टकट नहीं, पूरी गहराई से, अनुच्छेद दर अनुच्छेद। हमारी कोशिश रहेगी कि ये चर्चा थोड़ी दिलचस्प भी हो, वरना संविधान के प्रावधान कभी-कभी थोड़े सूखे लग सकते हैं। हल्की हंसी कोशिश रहेगी। तो हमारा मिशन साफ है, भाग वीआई को पूरी तरह से समझना, ताकि परीक्षा में तो मदद मिले ही, एक जागरूक नागरिक बनने में भी सहायता हो। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, चैप्टर 1, जनरल। इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, 152। हाँ, अनुच्छेद 152, आर्टिकल 152। ये राज्य शब्द की परिभाषा देता है, लेकिन सिर्फ इस भाग 6 के संदर्भ में। अच्छा, मतलब ये परिभाषा सिर्फ पार्ट 6 के लिए है? जी हाँ, इसमें कहा गया है कि इस भाग में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का अर्थ जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत का कोई भी राज्य है। पर अब तो जम्मू और कश्मीर की स्थिति बदल गई है। हाँ, बिल्कुल बदल गई है 370 हटने के बाद। लेकिन जब ये लिखा गया था तब वो अपवाद था, हमें स्रोत के अनुसार ही चलना है। एक और बात, यहाँ 7वें संशोधन अधिनियम 1956 का भी जिक्र आता है, जिसने राज्यों की श्रेणियों पार्ट ए, बी, सी स्टेट्स को खत्म किया था। उसका भी प्रभाव इस परिभाषा पर पड़ा था। ठीक है, तो अनुच्छेद 152 मूल रूप से इस भाग के दायरे को स्पष्ट करता है। अब आते हैं अध्याय 2 पर, कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, और इसमें सबसे पहले आते हैं राज्यपाल, द गवर्नर। सही। अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल। हाँ, लेकिन इसमें एक परंतुक भी है, जो 7वें संशोधन 1956 से जोड़ा गया। ये कहता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया होगा? क्या जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रशासनिक सुविधा, कभी-कभी योग्य व्यक्तियों की कमी, या फिर राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। व्यवहार में ऐसा होता है कि एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। मतलब राज्य सरकार के सारे काम राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। तो क्या राज्यपाल खुद सारे काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इन शक्तियों का प्रयोग या तो सीधे खुद कर सकते हैं, या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। और ये अधीनस्थ अधिकारी कौन है? मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। अच्छा, इसमें खंड 2 भी है, जो कुछ अपवाद बताता है। हाँ, खंड 2 ये साफ करता है कि इस अनुच्छेद से क किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण को दिए गए कार्य राज्यपाल को हस्तांतरित नहीं माने जाएंगे, और ख संसद या राज्य विधानमंडल को कानून बनाकर राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकरण को कार्य सौंपने से रोका नहीं जाएगा। मतलब शक्ति राज्यपाल में निहित है, पर वो बांटी जा सकती है कानून के द्वारा। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 155 पर, राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। हाँ, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट जारी करके राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और इनका कार्यकाल? अनुच्छेद 156, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाली बात थोड़ी और समझाएंगे, इसका मतलब क्या है व्यवहार में? देखिए, सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय बिना कारण बताए पद से हटा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति आमतौर पर केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो व्यवहार में राज्यपाल का पद केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। और अगर राज्यपाल इस्तीफा देना चाहें तो?
वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और अगर 5 साल पूरे हो जाएं, लेकिन नया राज्यपाल ना आया हो? हाँ, ये भी अनुच्छेद 156 के परंतुक में है। कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद राज्यपाल तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये इसलिए ताकि पद कभी खाली न रहे। समझ गया। अब योग्यताएं क्या हैं राज्यपाल बनने के लिए? अनुच्छेद 157 क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। बहुत सीधी योग्यताएं हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। और दूसरा, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 35 years of age। 35 वर्ष, ठीक है, ये याद रखना है। बस यही 2 मुख्य योग्यताएं हैं। हाँ, संविधान में यही 2 लिखी हैं। हालांकि कुछ परंपराएं भी विकसित हुई हैं, जैसे कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, और नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए, पर ये संवैधानिक बाध्यताएं नहीं हैं। अच्छा। अब अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। इसमें कई शर्तें हैं। पहली, राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और अगर कोई सदस्य नियुक्त हो जाए तो ये माना जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से खाली कर दिया है। ठीक है। दूसरी शर्त, राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, धारण नहीं करेगा। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई एक सटीक परिभाषा संविधान में नहीं है। मोटे तौर पर ये एक ऐसा पद है जिससे कुछ वेतन, भत्ता या अन्य लाभ जुड़े हों और जिसे धारण करने से व्यक्ति सरकार के प्रभाव में आ सकता हो, जिससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल समय समय पर कानून बनाकर कुछ पदों को इस दायरे से बाहर रखते हैं। मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। ये महत्वपूर्ण है। और क्या शर्तें हैं अनुच्छेद 158 में? राज्यपाल बिना किराए दिए अपने आधिकारिक आवासों का उपयोग करने का हकदार होगा। उसे वो वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दूसरी अनुसूची, सेकेंड शेड्यूल में दिए गए प्रावधान लागू होंगे। और अगर एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो वेतन भत्ते का क्या होगा? इसके लिए खंड 3A है, जो 7वें संशोधन से जोड़ा गया। ये कहता है कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल को देय वेतन और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे। ठीक है। और एक और जरूरी बात, उनके वेतन भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। हाँ, ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। अनुच्छेद 158(4). अब आते हैं शपथ पर। अनुच्छेद 159 ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर। हर राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी होती है। ये शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस, या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज के समक्ष ली जाती है। शपथ का प्रारूप क्या है? इसमें क्या खास बात है? शपथ के शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। राज्यपाल शपथ लेता है कि वो श्रद्धापूर्वक पद का कार्यपालन करेगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लॉ, और राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेगा। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये शब्द राष्ट्रपति की शपथ में भी हैं। हाँ, ये दिखाता है कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में संविधान और कानून की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। अनुच्छेद 160 आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि अगर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए जैसा ठीक समझे वैसा प्रावधान कर सकते हैं। मतलब अप्रत्याशित स्थितियों के लिए एक सुरक्षा वाल्व जैसा है। बिल्कुल। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति, अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। Power of governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 जैसी ही है ये। कुछ मामलों में समान है, पर कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। राज्यपाल किसी राज्य की विधि के विरुद्ध
किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, पार्डन, उसका प्रविलंबन, रिप्राइव, विराम, रेस्पाइट या परिहार, रिमिशन कर सकता है, अथवा दंडादेश का निलंबन, सस्पेंड, परिहार, रिमिट या लघुकरण, कम्यूट कर सकता है। तो अंतर क्या है? मुख्य अंतर दो हैं। पहला, राज्यपाल की शक्ति केवल उन मामलों तक सीमित है जहां राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है। दूसरा, राज्यपाल मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस को पूरी तरह माफ, पार्डन नहीं कर सकता, हालांकि वो उसे निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है। मृत्युदंड को पूरी तरह माफ करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। साथ ही कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड पर भी राज्यपाल को शक्ति प्राप्त नहीं है। ये अंतर समझना जरूरी है। ठीक है, अब अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ये अनुच्छेद बताता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा। ये उन सभी विषयों तक होगा जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। और समवर्ती सूची के बारे में क्या, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? हाँ, समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य की कार्यकारी शक्ति संविधान या संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत संघ, यूनियन को सौंपी गई कार्यकारी शक्ति के अधीन होगी। मतलब अगर संसद ने किसी समवर्ती विषय पर अपनी कार्यकारी शक्ति तय कर दी है तो राज्य की शक्ति उस सीमा तक सीमित हो जाएगी। ठीक है, तो ये था राज्यपाल के बारे में। अब आते हैं मंत्रिपरिषद पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, अनुच्छेद 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होगा, सिवाय उन कार्यों के जहां राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना है। बिल्कुल। खंड 1 यही कहता है, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर। और ये विवेकाधिकार वाले मामले कौन से हैं? इसका निर्णय कौन करेगा? यहीं पर खंड 2 आता है। अगर ये प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार का है या नहीं, तो राज्यपाल का अपने विवेक से किया गया विनिश्चय ही अंतिम होगा और उसके किसी भी कार्य की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उसे विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। मतलब राज्यपाल का फैसला फाइनल है इस मामले में, और क्या इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? नहीं। खंड 3 कहता है कि इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ये विवेकाधीन शक्तियां अक्सर विवाद का कारण बनती हैं, खासकर केंद्र राज्य संबंधों में, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, या विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर फैसला लेना। हाँ, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां राज्यपाल के विवेक का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है और विवादास्पद भी। ठीक है, अब अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। खंड 1 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। और मंत्री कब तक पद पर रहते हैं? मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। हालांकि यहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब व्यवहार में मुख्यमंत्री के विश्वास पर्यंत होता है, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों को हटाते हैं और पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हाँ, ये सामूहिक उत्तरदायित्व वाला सिद्धांत बहुत अहम है। बिल्कुल। खंड 2 यही कहता है, मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका मतलब है कि अगर विधानसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। एक मंत्री के कार्य के लिए भी पूरी सरकार जिम्मेदार होती है। ठीक है, अनुच्छेद 164 में और क्या महत्वपूर्ण है? खंड 1 में एक परंतुक है जो कुछ राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण के लिए एक मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान करता है। ये 94th संशोधन 2006 से जोड़ा गया, बिहार को हटाकर। और वो आकार वाली बात, मंत्री परिषद का साइज? हाँ, वो है खंड 1A जो 91st संशोधन अधिनियम 2003 से जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% 15% से अधिक नहीं होगी। 15%? 15%। हाँ। और इसमें एक न्यूनतम सीमा भी है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो अधिकतम 15%, न्यूनतम 12। ये संशोधन क्यों लाया गया था? ये मुख्य रूप से जंबो कैबिनेट की प्रवृत्ति को रोकने और दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए लाया गया था। पहले समर्थन जुटाने के लिए बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता था और प्रशासन भी प्रभावित होता था। अच्छा। और दल बदल वाला क्या प्रावधान है इसमें? वो है खंड 1B। ये भी 91वें संशोधन से आया। ये कहता है कि अगर कोई विधायक 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा, अपनी अयोग्यता की अवधि तक। मतलब दल बदल करके मंत्री बनने का रास्ता बंद। बिल्कुल। इसके अलावा खंड 3 शपथ के बारे में है। मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल 3री अनुसूची के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। और अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो? खंड 4 कहता है कि ऐसा मंत्री जो लगातार 6 महीने 6 मंथ्स की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 6 महीने की सीमा। ठीक है। और वेतन भत्ते? खंड 5 के अनुसार मंत्रियों के वेतन और भत्ते वैसे होंगे जैसे राज्य विधानमंडल समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित करे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक 2री अनुसूची के अनुसार होंगे। तो ये था मंत्रिपरिषद के बारे में। अब राज्य का एक और महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारी, महाधिवक्ता, द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। हाँ, अनुच्छेद 165 आर्टिकल 165 हर राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इनकी योग्यता हाईकोर्ट जज के बराबर होनी चाहिए। जी हाँ। और इनका काम क्या है? इनका कर्तव्य है राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और ऐसे अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल उन्हें सौंपें। वे संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा सौंपे गए कार्यों का भी निर्वहन करते हैं। इनका कार्यकाल और पारिश्रमिक? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और उन्हें वो पारिश्रमिक मिलता है जो राज्यपाल निर्धारित करें। इनकी तुलना भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया आर्टिकल 76 से की जा सकती है, जो केंद्र सरकार के लिए यही भूमिका निभाते हैं। और इन्हें विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। हाँ, अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का नहीं। ठीक है, अब आते हैं सरकारी कार्य के संचालन पर। कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, अनुच्छेद 166। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। सारे सरकारी आदेश राज्यपाल के नाम पर निकलते हैं। हाँ, और राज्यपाल के नाम पर किए गए आदेशों और अन्य लिखतों को कैसे प्रमाणित ऑथेंटिकेट किया जाएगा, इसके लिए राज्यपाल नियम बनाएंगे। इस तरह प्रमाणित आदेश की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि ये राज्यपाल द्वारा नहीं बनाया गया है। और कार्य आवंटन? खंड 3 कहता है कि राज्यपाल राज्य सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। ठीक है। अब अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर एटसेट्रा। ये अनुच्छेद मुख्यमंत्री के 3 मुख्य कर्तव्य बताता है। पहला, राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और विधान संबंधी प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को देना। दूसरा, प्रशासन या विधान संबंधी जो भी जानकारी राज्यपाल मांगे वो देना। और तीसरा, अगर राज्यपाल चाहे तो किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने अकेले निर्णय ले लिया है लेकिन मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखना। ये अनुच्छेद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध और सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, ये एक तरह से राज्यपाल को सरकार के कामकाज से अवगत रखने का संवैधानिक तंत्र है। तो ये था अध्याय 2 कार्यपालिका। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 3 में, राज्य विधानमंडल, द स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, चैप्टर 3। ये अनुच्छेद 168 से शुरू होता है।
राज्यों में विधानमंडलों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स। इसमें क्या है? ये बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में 2 सदनों से और बाकी राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। 2 सदन कौन कौन से? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। और 1 सदन वाले राज्यों में? सिर्फ विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। किन राज्यों में 2 सदन हैं? स्रोत में दी गई सूची में आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश का जिक्र है। हालांकि इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। किसी राज्य में विधान परिषद का होना या न होना स्थायी नहीं है। और यहीं पर आता है अनुच्छेद 169, विधान परिषदों का उत्सादन, एबोलिशन या सृजन, क्रिएशन। अच्छा, तो विधान परिषद बनाई भी जा सकती है और खत्म भी की जा सकती है, कैसे? इसकी एक विशेष प्रक्रिया है। पहले उस राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करे। विधानसभा से विशेष बहुमत चाहिए। फिर संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकती है। तो अंतिम फैसला संसद का है, लेकिन राज्य विधानसभा की सिफारिश पे। सही। और अनुच्छेद 169(3) ये भी कहता है कि संसद द्वारा इस प्रकार बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। मतलब साधारण बहुमत से संसद ये कानून बना सकती है, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं। बिल्कुल। इसके राजनीतिक निहितार्थ भी होते हैं। अक्सर सरकारें अपने हिसाब से परिषद बनाने या हटाने की कोशिश करती हैं। ठीक है। अब आते हैं विधानसभा की संरचना पर। अनुच्छेद 170, कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अनुच्छेद 170(1) कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर बनेगी और सदस्यों की संख्या कितनी? अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 से अधिक नहीं होगी। हालांकि कुछ छोटे राज्यों के लिए अपवाद हैं। अधिकतम 500, न्यूनतम 60, ये संख्या याद रखनी है। हाँ, और खंड 2 कहता है कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित सीटों की संख्या से अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक ही हो। मतलब एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का सिद्धांत। हाँ, लगभग वैसा ही। यहाँ जनसंख्या का अर्थ पिछली जनगणना के आंकड़ों से है। हालांकि 84वें और 87वें संशोधन के बाद 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक सीटों के आवंटन के लिए 1971 की जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़ों को आधार माना गया है। ये फ्रीज क्यों किया गया है? ये मुख्य रूप से जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों को दंडित होने से बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम होने से लोकसभा और विधानसभाओं में उनकी सीटें कम हो सकती थीं। अच्छा, और हर जनगणना के बाद सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन होता है? हाँ, संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण जैसे परिसीमन आयोग द्वारा, लेकिन जैसा बताया अभी ये 2026 के बाद की जनगणना तक रुका हुआ है। ठीक है। अब विधान परिषद की संरचना, अनुच्छेद 171, कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1/3 से ज्यादा नहीं, और न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी। तो विधानसभा की अधिकतम 500, न्यूनतम 60। विधान परिषद की अधिकतम, विधानसभा का 1/3, न्यूनतम 40। ठीक है। हाँ, अब इसकी संरचना कैसे होगी ये खंड 3 बताता है। जब तक संसद कानून द्वारा कोई और व्यवस्था न करे। कैसे चुने जाते हैं सदस्य? ये थोड़ा जटिल है। कुल सदस्यों में से लगभग 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। लगभग 112 सदस्य राज्य में रहने वाले कम से कम 3 साल के स्नातकों, ग्रेजुएट्स के निर्वाचक मंडल द्वारा। लगभग 112 सदस्य ऐसे शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा
जो राज्य के माध्यमिक विद्यालयों या उच्चतर शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हों। घ लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। अण शेष सदस्य लगभग 16 राज्यपाल द्वारा मनोनीत नॉमिनेटेड किए जाते हैं। ये तो काफी मिला-जुला सा कॉम्पोजिशन है। हाँ, इसका उद्देश्य विभिन्न वर्गों और विशेषज्ञता वाले लोगों को प्रतिनिधित्व देना है। और राज्यपाल किन आधारों पर मनोनीत करते हैं? खंड 5 बताता है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति। और चुनाव कैसे होते हैं? खंड 4 जो सदस्य निर्वाचित होते हैं स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक, विधानसभा द्वारा, उनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी द्वारा होता है। एसटीवी ये राष्ट्रपति और राज्यसभा चुनाव में भी इस्तेमाल होता है? जी हैं, वही प्रणाली। ठीक है। अब सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। विधानसभा का कार्यकाल अगर पहले भंग न कर दी जाए तो उसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगा। ये 42 संशोधन से 6 साल किया गया था, पर 44 संशोधन से वापस 5 साल कर दिया गया। 5 साल। और आपातकाल में? आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने की स्थिति में संसद कानून द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, और ये विस्तार आपातकाल समाप्त होने के बाद किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। और विधान परिषद? विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और लगभग 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, राज्यसभा की तरह। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 173 विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 3 मुख्य योग्यताएं हैं। पहली, क भारत का नागरिक हो और चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ले। ये 16वें संशोधन से जोड़ा गया। दूसरी, ख आयु विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष 25 इयर्स और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष 30 इयर्स। ठीक है। और ग ऐसी अन्य योग्यताएं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत निर्धारित की जाए, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में दी गई योग्यताएं। ठीक है। अब सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 174 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ये अनुच्छेद राज्यपाल को शक्तियां देता है। राज्यपाल समय समय पर सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा, समन जैसा वह ठीक समझे। लेकिन इसमें कोई सीमा है? हाँ, एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 months गैप मैक्सिमम। और राज्यपाल क्या कर सकता है? वो सदनों या किसी सदन का सत्रावसान प्रोरोग कर सकता है और विधानसभा का विघटन डिसॉल्व कर सकता है। सत्रावसान और विघटन में क्या अंतर है? सत्रावसान का मतलब है सत्र की समाप्ति, सदन बना रहता है, बस बैठकें रुक जाती हैं। विघटन का मतलब है विधानसभा का अंत, नए चुनाव कराने होते हैं। विधान परिषद का विघटन नहीं होता, केवल सत्रावसान होता है। स्पष्ट है। अब अनुच्छेद 175 राज्यपाल का सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार, राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेस। राज्यपाल विधानसभा को या विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों को एक साथ संबोधित एड्रेस कर सकते हैं और सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। और संदेश? वो किसी लंबित विधेयक या किसी अन्य मामले पर सदन या सदनों को संदेश मैसेज भेज सकते हैं, और जिस सदन को संदेश भेजा गया है वो उस पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। ये कब होता है? ये 2 अवसरों पर होता है। पहला, विधानसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरू में, और दूसरा हर साल के पहले सत्र के शुरू में। इसमें राज्यपाल क्या करते हैं? राज्यपाल विधानमंडल को उसके बुलाए जाने का कारण बताते हैं। ये अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का एक खाका होता है। इस पर सदनों में चर्चा होती है। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण अनुच्छेद 87 जैसा ही है? हाँ, बिल्कुल। अब अनुच्छेद 177
सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट्स द हाउसेस। ये हम पहले भी छू चुके हैं। प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वो उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों में बोलें और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लें, और विधानमंडल की किसी भी समिति में जिसका वो सदस्य बनाया गया है बोले और भाग ले। लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। सही। वोट देने का अधिकार केवल उसी सदन में होता है जिसके वो सदस्य हैं, मंत्रियों के लिए या किसी भी सदन में नहीं, महाधिवक्ता के लिए। ठीक है, अब आते हैं राज्य विधानमंडल के अधिकारियों पर, ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हर राज्य की विधानसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर चुनेगी, और जब जब पद रिक्त होगा तब तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। इनका पद कैसे रिक्त होता है या इन्हें हटाया कैसे जा सकता है? अनुच्छेद 179 वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। 3 स्थितियां हैं। क, यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता। ख, यदि वह त्याग पत्र दे दे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ग, यदि उसे विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जाए। हटाने के लिए कोई पूर्व सूचना चाहिए? हाँ, ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन 14 डेज की सूचना न दे दी गई हो। 14 दिन नोटिस। और जब विधानसभा भंग हो जाती है तब अध्यक्ष का क्या होता है? एक महत्वपूर्ण परंतुक है। विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अपना पद अगली विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक खाली नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ताकि सदन के भंग होने और नई विधानसभा के गठन के बीच सदन के प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहे। ठीक है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अगर अध्यक्ष का पद खाली है तो उपाध्यक्ष काम करेंगे। अगर उपाध्यक्ष का पद भी खाली है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा का कोई सदस्य काम करेगा। और अगर अध्यक्ष सदन की बैठक से अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष, या अगर वो भी अनुपस्थित हैं तो सदन की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित व्यक्ति, या अगर ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो सदन द्वारा तय किया गया कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब वो पीठासीन प्रिसाइड नहीं करेंगे, भले ही वो सदन में उपस्थित हों। यही बात उपाध्यक्ष पर भी लागू होती है जब उन्हें हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। तो क्या वो कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? हाँ, उन्हें बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और वो किसी भी संकल्प या अन्य मामले पर प्रथमतः इन द फर्स्ट इंस्टेंस मत दे सकते हैं, लेकिन मत बराबर होने की दशा में मत देने के हकदार नहीं होंगे। मतलब सामान्य स्थिति में उन्हें कास्टिंग वोट, निर्णायक मत मिलता है, लेकिन हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर सिर्फ सामान्य सदस्य की तरह वोट दे सकते हैं, कास्टिंग वोट नहीं। बिल्कुल सही। अब यही सब प्रावधान विधान परिषद के सभापति, चेयरमैन और उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन पर भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 182 उनका चुनाव बताता है, और अनुच्छेद 183 उनके पद रिक्त होने, त्यागपत्र और हटाए जाने के बारे में है, जो अनुच्छेद 179 जैसा ही है। हाँ, प्रक्रिया वही है। सदस्य न रहना, त्यागपत्र, सभापति उपसभापति को, उपसभापति सभापति को और परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प द्वारा हटाया जाना 14 दिन की सूचना के बाद। अनुच्छेद 184 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति, अनुच्छेद 180 जैसा जी। और अनुच्छेद 185 हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर पीठासीन न होना, अनुच्छेद 181 जैसा। बिल्कुल ठीक है। अब इनके वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल कानून द्वारा नियत करे, और जब तक इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतन और भत्ते जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ठीक है। अनुच्छेद 187
राज्य विधानमंडल का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पृथक सचिव या स्टाफ, सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। हालांकि दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों का सृजन भी किया जा सकता है। इनकी भर्ती और सेवा शर्तें कौन तय करता है? राज्य विधानमंडल कानून द्वारा इनकी भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता, राज्यपाल यथास्थिति विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के बाद नियम बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कार्य संचालन पर। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अनुच्छेद 188, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी होगी या प्रतिज्ञान करना होगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 189, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और करण पूर्ति। कोरम ये कहता है कि सदनों में सभी प्रश्नों का निर्णय अध्यक्ष, सभापति या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। और अध्यक्ष सभापति का वोट? अध्यक्ष सभापति या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, लेकिन मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत कास्टिंग वोट होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। कास्टिंग वोट, ठीक है। और अगर सदन में कुछ सीटें खाली हो तो सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, चाहे उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति हो, और सदन की कोई कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य नहीं था या सदस्य होने के लिए अर्हित नहीं था या निरर्हित कर दिया गया था, कार्यवाही में उपस्थित था या उसने मत दिया था। ये महत्वपूर्ण है। अब गणपूर्ति या कोरम। जब तक राज्य विधानमंडल कानून द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य 10 मेंबर्स या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग 1/10 इनमें से जो भी अधिक होगी। 10 सदस्य या 1/10 जो भी ज्यादा हो। हाँ, और यदि अधिवेशन के दौरान किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष सभापति का ये कर्तव्य होगा कि वो या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। ठीक है, अब आते हैं सदस्यों की निर्हरताओं पर, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स। अनुच्छेद 190, स्थानों का रिक्त होना, वेकेशन ऑफ सीट्स। कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई दोनों के लिए चुन लिया जाता है तो राज्य विधानमंडल कानून द्वारा प्रावधान करेगा कि उसका एक स्थान रिक्त हो जाए। और अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाए तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर ऐसे व्यक्ति का सभी राज्यों के विधानमंडलों में स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने पहले एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधानमंडलों में अपने स्थान से त्यागपत्र नहीं दे दिया है। ये दिलचस्प है। और स्थान रिक्त होने की अन्य स्थितियां क्या हैं? खंड 3 में 2 मुख्य स्थितियां हैं। यदि सदस्य अनुच्छेद 191(1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, जिस पर हम अभी आएंगे, या अनुच्छेद 191(2) के तहत यानी 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के तहत निरर्हित हो जाता है। यदि सदस्य यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्यागपत्र दे देता है और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है। त्यागपत्र स्वीकार करना जरूरी है। हाँ, इसमें 33वें संशोधन 1974 से एक परंतु जोड़ा गया है। यदि अध्यक्षा सभापति को प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के बाद जो वह ठीक समझे यह समाधान हो जाता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है, तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। मतलब जबरदस्ती या धोखे से लिया गया त्यागपत्र मान्य नहीं होगा। बिल्कुल। एक और तरीका है जिससे सीट खाली हो सकती है। वो क्या है? खंड 4 कहता है कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन 60 डेज की अवधि तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा। 60 दिन लगातार अनुपस्थिति, पर इस 60 दिन की गिनती में क्या शामिल नहीं है? इस अवधि की गणना में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहने की किसी भी अवधि को शामिल
नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब वो निरर्हताएं क्या हैं जिनकी बात हो रही थी? अनुच्छेद 191 डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। कोई व्यक्ति राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि हाँ, क वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा लाभ का पद धारण करता है जिसे राज्य विधानमंडल ने विधि द्वारा उसके धारक को निरर्हित न करने वाला घोषित किया है। मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। लाभ का पद हमने पहले भी चर्चा की थी। हाँ। ख वह विकृत चित्त का है, अनसाउंड माइंड का है और सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी है। ठीक। ग वह अमुक्त दिवालिया है, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है। ओके। घ वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को स्वीकार किए हुए है। और अंगा वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित कर दिया गया है, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कुछ अपराधों के लिए सजा होने पर निरर्हता। ये तो खंड 1 हुआ, खंड 2 भी है। शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के उपबंधों के अधीन निरहे होने पर भी सदस्य होने के लिए निरहित होगा। दल बदल कानून के तहत निर्हरता। जी हाँ। अब अगर ये सवाल उठे कि कोई सदस्य निर्हित हुआ है या नहीं, तो इसका फैसला कौन करेगा? अनुच्छेद 192 डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स। इसका विनिश्चय डिसीजन राज्यपाल करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। राज्यपाल खुद फैसला करेंगे? नहीं, खंड 2 कहता है कि ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। तो राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? हाँ, 44वें संशोधन के बाद स्थिति यही है। ठीक है। और अगर कोई बिना शपथ लिए या योग्य न होते हुए या निरर्हित होने पर सदन में बैठता है और वोट देता है, तो क्या होगा? अनुच्छेद 193 पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एटसेट्रा। ऐसा करने पर वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपये 500 रुपीज के जुर्माने का भागी होगा, जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना। सही बात। ठीक है। अब आते हैं शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर। पावर्स, privileges and immunities of state legislatures and their members। अनुच्छेद 194। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। खंड 1 कहता है कि संविधान के उपबंधों और विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए विधानमंडल में वाक स्वातंत्र्य होगा, बोलने की आजादी। हाँ। और खंड 2 कहता है कि विधानमंडल या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी रिपोर्ट, पत्र, मतों या कार्रवाइयों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब सदन के अंदर कहीं बात पे कोर्ट केस नहीं हो सकता और कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर भी सुरक्षा है। सही। अब खंड 3 सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। ये अन्य शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के बारे में है। ये क्या है? ये कहता है कि ये शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे, और जब तक वे इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती तब तक वही होंगी जो उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की 44वें संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले थीं। इसका क्या मतलब हुआ? पहले ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के बराबर थी। हाँ, मूल संविधान में यही लिखा था। 44वें संशोधन ने हाउस ऑफ कॉमन्स का सीधा संदर्भ हटा दिया, लेकिन प्रभावी रूप से स्थिति वही बनी रही कि जब तक भारतीय विधानमंडल खुद इन्हें कोडिफाई नहीं करते तब तक वे विशेषाधिकार लागू रहेंगे जो पहले थे। इनमें सदन की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति जैसे विशेषाधिकार शामिल है, जिन पर अक्सर बहस होती है। और ये विशेषाधिकार उन लोगों पर भी लागू होते हैं जो सदस्य नहीं हैं पर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हाँ, खंड 4 कहता है कि ये मंत्री और महाधिवक्ता पर भी लागू होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 195
सदस्यों के वेतन और भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो राज्य विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वे उन दरों पर मिलेंगे जो संविधान लागू होने से ठीक पहले उस प्रांत की विधानसभा के सदस्यों को मिल रहे थे। ठीक है, ये था विशेषाधिकारों के बारे में। अब आते हैं विधायी प्रक्रिया पर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अनुच्छेद 196 विधेयकों के पूरा स्थापन, इंट्रोडक्शन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। ये साधारण विधेयकों के बारे में है। धन विधेयकों और कुछ अन्य वित्त विधेयकों को छोड़कर कोई भी विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है, अगर 2 सदन है तो। और पारित कैसे होता है? विधेयक तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि दोनों सदन उस पर सहमत ना हो जाएं, या तो बिना किसी संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं। और अगर सदन का सत्रावसान हो जाए तो विधेयक का क्या होता है? खंड 3 कहता है कि सत्रावसान से कोई विधेयक व्यपगत नहीं होता। और अगर विधानसभा भंग हो जाए तो? यहाँ स्थिति अलग है। खंड 5 कहता है कि जो विधेयक विधानसभा में लंबित है या जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में लंबित है, वो विधानसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, उसे फिर से लाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन खंड 4 ये भी कहता है कि जो विधेयक विधान परिषद में लंबित है और जिसे विधानसभा ने पारित नहीं किया है, वह विधानसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। अच्छा, ये अंतर है। अब विधान परिषद की शक्तियों पर कुछ सीमाएं हैं। अनुच्छेद 197, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल्स अदर देन मनी बिल्स। हाँ, साधारण विधेयकों के मामले में भी विधान परिषद की शक्तियां सीमित हैं। मान लीजिए विधानसभा ने एक विधेयक पारित करके विधान परिषद को भेजा। हाँ। अब अगर विधान परिषद क विधेयक को अस्वीकार कर दे या ख विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने तक उसे पारित न करे या ग विधेयक को ऐसे संशोधनों के साथ पारित करे जिनसे विधानसभा सहमत न हो, तो क्या होगा? तो विधानसभा उस विधेयक को उसी या अगले सत्र में संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के दोबारा पारित करके विधान परिषद को भेज सकती है। दूसरी बार भेजा? हाँ, अब अगर दूसरी बार भेजे जाने पर विधान परिषद फिर से क विधेयक को अस्वीकार कर दे या ख विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 1 महीने तक उसे पारित न करे या ग विधेयक को ऐसे संशोधनों के साथ पारित करे जिनसे विधानसभा सहमत न हो, तो इस बार क्या होगा? तो विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में उसे विधानसभा ने दूसरी बार पारित किया था। मतलब विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को ज्यादा से ज्यादा पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीना, कुल मिलाकर लगभग 4 महीने तक रोक सकती है, उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। बिल्कुल, विधानसभा की इच्छा अंततः प्रबल होती है और ये अनुच्छेद धन विधेयकों पर लागू नहीं होता। हाँ, धन विधेयकों के लिए तो विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 198, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। सबसे पहली बात, धन विधेयक मनी बिल विधान परिषद में पुरस्थापित या इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। वो केवल विधानसभा में ही शुरू हो सकता है। ठीक है। विधानसभा से पारित होने के बाद उसे विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। विधान परिषद कितने दिन में वापस भेजेगी? परिषद को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटाना होता है, 14 डेज। और अगर 14 दिन में ना लौटाए तो भी ये मान लिया जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित कर दिया गया है जिसमें विधानसभा ने उसे पारित किया था। और अगर परिषद 14 दिन में सिफारिशों के साथ लौटाती है तो विधानसभा उन सिफारिशों पर विचार कर सकती है। वो चाहे तो सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या सभी को अस्वीकार कर सकती है। और अंतिम रूप क्या होगा? यदि विधानसभा परिषद की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो विधेयक उन संशोधनों सहित पारित समझा जाएगा। यदि विधानसभा परिषद की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिसमें उसे विधानसभा ने मूल रूप से पारित किया था। मतलब धन विधेयक के मामले में विधान परिषद की भूमिका लगभग नगण्य है, सिवाय सिफारिश देने के, जिसे मानना या ना मानना विधानसभा पर निर्भर है। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि धन विधेयक है क्या? इसकी परिभाषा अनुच्छेद 199 में दी गई है।
डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। ये परिभाषा क्या है? खंड 1 कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित प्रावधान हैं। क, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। ख, राज्य द्वारा धन उधार लेने का विनियमन या राज्य द्वारा कोई गारंटी देना या राज्य के वित्तीय दायित्वों से संबंधित कानून में संशोधन। ग, राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। घ, राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग। ङ, किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। च, राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे पब्लिक अकाउंट में धन प्राप्त करना अथवा उनकी अभिरक्षा या उनमें से धन जारी करना। उपखंड क से च में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषांगिक इंसिडेंटल कोई विषय। ये तो काफी तकनीकी सूची है। हाँ, लेकिन खंड 2 ये भी साफ करता है कि कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धन संबंधी शास्तियों पेनल्टीज के अधिरोपण का या अनुज्ञप्तियों लाइसेंसेस के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमयन का उपबंध करता है। मतलब सिर्फ टैक्स या सरकारी खजाने से जुड़े मुख्य मामले ही धन विधेयक बनाते हैं। मोटे तौर पर हाँ। और अगर ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर का विनिश्चय अंतिम होगा। स्पीकर का फैसला फाइनल? जी हाँ। और हर धन विधेयक पर जब वह विधान परिषद को भेजा जाता है और जब वह राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब अध्यक्ष का यह प्रमाण पृष्ठांकित होना चाहिए कि यह धन विधेयक है। ठीक है, अब विधेयक पारित हो गया तो अनुमति के लिए किसके पास जाएगा? अनुच्छेद 200 असेंट टू बिल्स। विधेयक जब विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल के पास क्या विकल्प हैं? राज्यपाल या तो पहला, विधेयक पर अनुमति देगा, असेंट। 2, अनुमति रोक लेगा, विदहोल्ड असेंट। 3, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित, रिजर्व कर लेगा। और क्या वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? हाँ, पहला परंतु कहता है कि यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल अनुमति देने या रोकने के बजाय विधेयक को सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकता है कि वे विधेयक या उसके किन्हीं विशिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और किन्हीं संशोधनों को प्रस्तावित करने की वांछनीयता पर विचार करें। जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाता है तो सदन उस पर शीघ्रता से पुनर्विचार करेंगे। और अगर सदन फिर से पारित कर दें तो? यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल अनुमति नहीं रोकेगा। मतलब पुनर्विचार के बाद पारित होने पर अनुमति देना बाध्यकारी है। लेकिन एक और परंतु है। हाँ, दूसरा परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। यदि राज्यपाल की राय में कोई विधेयक जो पारित होने पर कानून बन जाएगा, उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस प्रकार कम करता है कि वो स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वो न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, संकटापन्न हो जाएगा, तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। हाईकोर्ट की शक्तियों से जुड़े विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। जी हाँ। अब अगर राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया तो क्या होगा? अनुच्छेद 201, बिल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, तब राष्ट्रपति या तो ये घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। राष्ट्रपति भी लौटा सकते हैं। हाँ, परंतु कहता है कि यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ लौटा दें जैसा अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक में वर्णित है। और सदन पुनर्विचार करेंगे। हाँ,
जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाता है तो सदन या सदनों द्वारा संदेश मिलने की तारीख से 6 महीने 6 मंथ्स की अवधि के भीतर उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा। और अगर सदन फिर से पारित कर दें तो? यदि वो सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। तो क्या आप राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं? नहीं, यहीं पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में अंतर है। राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के बाद भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहें तो फिर से अनुमति रोक सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, ये केंद्र को राज्य के विधान पर एक तरह का वीटो देता है। ठीक है, अब आते हैं वित्तीय मामलों में प्रक्रिया पर। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। हाँ, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों, रिसीट्स और व्यय, एक्सपेंडिचर का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है? इस विवरण में व्यय के अनुमानों को 2 भागों में दिखाया जाएगा। क, वे राशियां जो राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक है। ख, अन्य व्यय जो राज्य की संचित निधि से किए जाने प्रस्तावित हैं और इनमें राजस्व खाते पर होने वाले व्यय, रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर और अन्य व्यय के बीच भी अंतर दिखाया जाएगा। ये भारत व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो व्यय होते हैं जिन पर विधानमंडल में मतदान नहीं होता, केवल चर्चा हो सकती है। ये राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पदों और दायित्वों से जुड़े होते हैं ताकि उन पर राजनीतिक खींचतान का असर न पड़े। जैसे कौन से व्यय भारत होते हैं? वेतन भत्ते, राज्य के ऋण प्रभार, डेप्ट चार्जेस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां और कोई अन्य व्यय जिसे संविधान या राज्य विधानमंडल कानून द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। ठीक है, तो इन पर वोटिंग नहीं होती। बाकी खर्चों का क्या होता है? अनुच्छेद 203 प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। जो अनुमान भारत व्यय से संबंधित हैं, वे विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, लेकिन उन पर चर्चा हो सकती है। और जो अन्य व्यय हैं, वे अनुदानों की मांगों, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में विधानसभा के समक्ष रखे जाएंगे। विधानसभा को शक्ति होगी कि वो किसी मांग को अनुमति देने से इनकार कर दे या मांग में निर्दिष्ट राशि को कम करके अनुमति दे। और कोई भी मांग बिना राज्यपाल की सिफारिश के नहीं की जा सकती। ऐसे निकलेगा। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल्स। विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 203 के तहत अनुदान स्वीकृत किए जाने के बाद और संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक धन को मिलाकर इन सभी को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन करने के लिए एक विधेयक पुनर्स्थापित इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एप्रोप्रिएशन बिल। हाँ, इस विधेयक में कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव स्वीकृत अनुदान की राशि या उसके लक्ष्य को बदलने वाला हो या संचित निधि पर भारित व्यय की राशि को बदलने वाला हो। इस पर पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। और इस कानून के बिना पैसा नहीं निकल सकता। खंड 3 स्पष्ट कहता है, इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही राज्य की संचित निधि से कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। हालांकि अनुच्छेद 205 और 206 के प्रावधान इसके अपवाद हैं। तो ये अपवाद क्या हैं? अनुच्छेद 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। अगर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पता चलता है कि क किसी विशेष सेवा के लिए चालू वर्ष में स्वीकृत राशि अपर्याप्त है, या ख वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर ऐसे व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है जिसका बजट में उल्लेख नहीं था, या ग किसी सेवा पर उस वर्ष के लिए स्वीकृत राशि से अधिक खर्च हो गया है, तो क्या होगा? तो राज्यपाल यथास्थिति विधानमंडल के समक्ष एक और विवरण, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट या एक मांग, डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट रखवाएगा। और इन पर भी अनुच्छेद 202, 203 और 204 की प्रक्रिया यानी चर्चा, मतदान, विनियोग विधेयक लागू होगी। ठीक है।
और अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। ये विधानसभा को कुछ विशेष परिस्थितियों में धन स्वीकृत करने की शक्ति देता है, भले ही पूरी बजट प्रक्रिया अनुच्छेद 203-204 पूरी न हुई हो। जैसे और इन अनुदानों के लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। हाँ, खंड 2 कहता है कि इन अनुदानों को देने और राज्य की संचित निधि से धन निकालने को प्राधिकृत करने के लिए राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति होगी और इन पर भी अनुच्छेद 203 और 204 की प्रक्रिया लागू होगी। समझ गया। अब अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। ये उन विधेयकों के बारे में है जो धन विधेयक अनुच्छेद 199 तो नहीं है, पर उनमें वित्तीय मामले शामिल हैं। क्या विशेष है इनमें? खंड 1 कहता है कि कोई विधेयक या संशोधन जिसमें अनुच्छेद 199(1) के उपखंड क से च तक, यानी कर लगाना, उधार लेना, संचित निधि से व्यय आदि का कोई मामला शामिल है, उसे राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और ऐसा विधेयक विधान परिषद में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा। मतलब राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है और शुरुआत विधानसभा में ही होगी। हाँ, लेकिन इसमें एक परंतुक है कि किसी कर को घटाने या समाप्त करने वाले संशोधन के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक नहीं है। अच्छा, और खंड 2 वही बात दोहराता है जो अनुच्छेद 199(2) में थी कि केवल जुर्माना या शुल्क आदि लगाने के कारण कोई विधेयक वित्त विधेयक नहीं माना जाएगा। खंड 3 कहता है कि जिस विधेयक को कानून बनाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा, वो विधानमंडल के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश न की हो। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में मुख्य अंतर क्या हुआ? देखिए, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक में केवल अनुच्छेद 199(1) में सूचीबद्ध मामले होते हैं और उस पर स्पीकर का सर्टिफिकेट होता है। वित्त विधेयक श्रेणी आई अनुच्छेद 207(1) वाले में 199(1) के मामले तो होते हैं, पर साथ में अन्य सामान्य विधान के मामले भी हो सकते हैं और इसे राज्यपाल की सिफारिश से ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। पर पारित होने की प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होती है। राज्यसभा की तरह परिषद भी संशोधन सुझा सकती है। एक और तरह के वित्त विधेयक श्रेणी 2 अनुच्छेद 207(3) वाले होते हैं, जिनमें संचित निधि से व्यय शामिल होता है। इन्हें किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पर पारित करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश जरूरी होती है। ये थोड़ा जटिल है, पर अंतर महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं प्रक्रिया के सामान्य नियमों पर। प्रोसीजर जनरली, अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सदन अपने नियम खुद बना सकते हैं। हाँ, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। जब तक नियम नहीं बनते, तब तक संविधान लागू होने से पहले उस प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया नियम लागू थे, वही लागू रहेंगे, जिनमें अध्यक्ष, सभापति आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। और जहां दो सदन हैं, वहां आपस में संचार के नियम। राज्यपाल विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित नियम बना सकेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 209 वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल बिजनेस। ये अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को शक्ति देता है कि वह वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के प्रयोजन के लिए विधि द्वारा प्रक्रिया को विनियमित कर सके, और यदि ऐसी विधि और अनुच्छेद 208 के तहत बने नियम में कोई असंगति होती है तो विधि का उपबंध प्रभावी होगा। मतलब वित्तीय मामलों में समयबद्धता के लिए कानून बनाया जा सकता है। हाँ, अब अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
लैंग्वेज टू बी यूज इन द लेजिस्लेचर। कौन सी भाषाएं इस्तेमाल हो सकती हैं? कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में, या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। अंग्रेजी का प्रयोग कब तक? संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप हो जाएगा, ऐसा माना गया था। लेकिन परंतु कहता है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने का उपबंध कर सकता है। और अगर कोई सदस्य इन भाषाओं में नहीं बोल सकता तो अध्यक्ष सभापति उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। कुछ राज्यों हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को आगे बढ़ाया गया है विशेष कानूनों द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये जरूरी है। बिल्कुल। और इसी तरह अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर। ये क्या कहता है? दो बातें। पहली, राज्य विधानमंडल की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता अलेज्ड इरेगुलरिटी के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब प्रोसीजरल एरर के आधार पे कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। सही। दूसरी, राज्य विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। यानी स्पीकर, चेयरमैन के सदन चलाने के अधिकारों पर कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। जी हाँ, ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये था अध्याय 3 राज्य विधानमंडल। अब एक छोटा अध्याय चैप्टर 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। इसमें एक ही अनुच्छेद है 213। हाँ, अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस ये कब जारी किया जा सकता है? जब राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है या यदि विधान परिषद है तो दोनों सदन सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। राज्यपाल का समाधान जरूरी है। हाँ, तब वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। इस अध्यादेश का प्रभाव क्या होगा? इसका वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल के उस अधिनियम का होता जिसमें वैसे ही उपबंध होते। लेकिन इस पे कुछ सीमाएं परंतु। हाँ, राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा यदि क वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को विधानमंडल में पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती, ख वह वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता, ग राज्य विधानमंडल का वैसा ही अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त किए बिना अविधिमान्य होता, जैसे अनुच्छेद 254 के तहत समवर्ती सूची के मामले में। मतलब जिन मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका है वहां अध्यादेश के लिए भी उनके निर्देश जरूरी हैं। बिल्कुल। और अध्यादेश का जीवन काल क्या है? उसे विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। हाँ, अध्यादेश को राज्य के विधानसभा के समक्ष और यदि विधान परिषद है तो दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। ये विधानमंडल के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह 6 वीक्स की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है और यदि परिषद है तो परिषद भी सहमत हो जाती है तो उस संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 6 सप्ताह विधानमंडल के सत्र शुरू होने से 6 वीक्स। हाँ, और इसे राज्यपाल किसी भी समय वापस विड्रॉ कर सकता है। और अगर अध्यादेश का कोई प्रावधान ऐसा है जो विधानमंडल के अधिनियम के रूप में वैध नहीं होता तो वो अध्यादेश उस हद तक शून्य होगा।
और क्या राज्यपाल के समाधान की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? खंड 4 का लोप हुआ है, उस खंड 4 को हटा दिया। अब दुर्भावना मालाफाइड के आधार पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति को चुनौती दी जा सकती है, हालांकि ये बहुत सीमित आधार है। डीसी वाधवा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी। ठीक है, ये थी राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। अब हम भाग वी के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक पर आ रहे हैं, अध्याय 5, राज्यों के उच्च न्यायालय। चैप्टर 5, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। हाँ, अनुच्छेद 214 से शुरू होता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स। ये क्या कहता है? मूल रूप से ये कहता था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि 7वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 231 आया, जो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की अनुमति देता है। ठीक है। अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके निर्णय और कार्यवाहियां रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाती हैं और उनका साक्षिक मूल्य होता है। उन्हें किसी अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। ठीक है। अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालयों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस और ऐसे अन्य न्यायाधीशों जजेस से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं। हाँ, संविधान संख्या निश्चित नहीं करता, ये कान की जरूरत के हिसाब से तय होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। खंड 1 नियुक्ति के बारे में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी CJI उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात की जाएगी और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श किया जाएगा। ये पारंपरिक प्रक्रिया थी, लेकिन 99 में संशोधन ने NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ला दिया था। हाँ, 99वें संशोधन ने परामर्श प्रक्रिया को NJAC की सिफारिश से बदल दिया था। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता था। तो अब वापस पुरानी कॉलेजियम प्रणाली ही लागू है। हाँ, प्रभावी रूप से वही कॉलेजियम प्रणाली जिसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं, जिस पर राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेते हैं। ठीक है। और न्यायाधीशों का कार्यकाल? वे 62 वर्ष 62 इयर्स की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे। ये आयु पहले 60 थी, जिसे 15वें संशोधन 1963 द्वारा 62 किया गया। 62 साल। और पद कैसे खाली हो सकता है? 3 तरीके हैं। क, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र देकर। ख, संसद द्वारा अनुच्छेद 124(4) में उपबंधित रीति से यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ये वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। ग, राष्ट्रपति द्वारा किसी न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरण ट्रांसफर कर दिए जाने पर। हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। हाँ, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। अब खंड 2 योग्यता बताता है। क्या योग्यता चाहिए हाई कोर्ट जज बनने के लिए? व्यक्ति भारत का नागरिक हो और क, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष 10 इयर्स तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या ख, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष 10 इयर्स तक अधिवक्ता रहा हो। 10 साल का न्यायिक अनुभव या 10 साल वकालत का अनुभव? हाँ, इसमें कुछ स्पष्टीकरण भी हैं जो गणना में मदद करते हैं, जैसे ट्रिब्यूनल की सदस्यता या कानून का विशेष ज्ञान आवश्यक पद पर कार्यकाल भी गिना जा सकता है। 44वां संशोधन। और अगर जज की उम्र को लेके कोई विवाद हो? खंड 3। हाँ, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति CJI से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति करेगा
और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। ये 15वें संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। ये कहता है कि अनुच्छेद 124 के खंड 4 और 5 जो सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने की प्रक्रिया और उसके लिए संसदीय कानून बनाने से संबंधित है, उच्च न्यायालयों के संबंध में भी वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। मतलब हटाने की प्रक्रिया और जांच का तरीका दोनों के लिए समान है। जी हाँ। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और एफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति, तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार। ठीक है। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। ये 7वें संशोधन से बदला गया था। कोई व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश रह चुका है, वो उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य, प्लीड और एक्ट नहीं करेगा। मतलब जिस हाई कोर्ट में जज रहे या उसके अधीन अदालतों में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर सुप्रीम कोर्ट या दूसरे हाई कोर्ट में कर सकते हैं। सही। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि, सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस। इनका वेतन कौन तय करता है? संसद विधि द्वारा। जब तक संसद तय नहीं करती, तब तक दूसरी अनुसूची के अनुसार इनके भत्ते, छुट्टी और पेंशन संबंधी अधिकार भी संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। नियुक्ति के बाद इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस स्वतंत्रता के लिए ये भी जरूरी है। अब अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात एनजेएसी वाला प्रावधान रद्द हो चुका है। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा। ट्रांसफर राष्ट्रपति करते हैं सीजीआई की सलाह पर। हाँ, और 15वें संशोधन से इसमें खंड 2 जोड़ा गया था कि जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया जाता है तो वो अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता, कंपनसेटरी अलाउंस पाने का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक ऐसा अवधारण नहीं किया जाता तब तक ऐसा भत्ता जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे। ट्रांसफर में होने वाले खर्च आदि की भरपाई के लिए। बिल्कुल। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये कब होती है? जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 224 अपर, एडिशनल और कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। ये 7वें संशोधन से आया था। यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को ये प्रतीत होता है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक यानी नॉट एक्सीडिंग 2 years अवधि के लिए उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश यानी एडिशनल जज नियुक्त कर सकेगा। एडिशनल जज 2 साल तक के लिए। हाँ, और जब मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में कार्य कर रहा है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्ति को तब तक के लिए न्यायालय के कार्यकारी न्यायाधीश एक्टिंग जज के रूप में नियुक्त कर सकेगा, जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता। एक्टिंग जज स्थायी जज के लौटने तक। सही। और ये अपर या कार्यकारी न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु से अधिक पद धारण नहीं करेंगे। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 224 ए, उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट्स। ये 15वें संशोधन से जोड़ा गया। ये कहता है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है,
उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। रिटायर्ड जज को वापस बुलाया जा सकता है। हाँ, उनकी सहमति से। ऐसे व्यक्ति को वे भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति तय करें। उन्हें उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन उन्हें अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। ये पेंडेंसी कम करने में मददगार हो सकता है। हाँ, इसका उद्देश्य यही है। अब अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स ये कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले जो उच्च न्यायालय मौजूद थे, उनकी अधिकारिता, प्रशासित विधि, न्याय प्रशासन संबंधी शक्तियां, नियम बनाने की शक्ति आदि वैसी ही बनी रहेंगी जैसी पहले थीं, लेकिन संविधान और सक्षम विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन। मतलब निरंतरता बनी रहेगी। हाँ, इसमें एक परंतुक था जो राजस्व मामलों में मूल अधिकारिता पर रोक लगाता था, जिसे 44th संशोधन ने हटा दिया। अब आते हैं हाई कोर्ट की सबसे चर्चित शक्ति पर। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति है, लेकिन इसका दायरा कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापक है। कैसे? खंड 1 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी सरकार सहित को भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए फॉर एनी अदर पर्पस निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। ये रिट कौन-कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार पृच्छा, को वारंटो और उत्प्रेषण, सर्चुररी। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन यानी किसी सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल सही। यही हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता को व्यापक बनाता है। और खंड 2 15वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया ये भी कहता है कि हाई कोर्ट उन मामलों में भी रिट जारी कर सकता है जहां प्राधिकारी या व्यक्ति उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, यदि वाद हेतुक कॉज ऑफ एक्शन पूर्णतः या भागतः उसके क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होता है। कॉज ऑफ एक्शन राज्य में होना चाहिए। हाँ, इसमें 44th संशोधन द्वारा अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर को रद्द करने के आवेदन पर 2 सप्ताह में निपटारे का प्रावधान भी जोड़ा गया है। और खंड 4 स्पष्ट करता है कि यह शक्ति अनुच्छेद 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी गई शक्ति का अल्पीकरण नहीं करती। यह रिट अधिकारिता न्यायपालिका का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। निसंदेह। अब अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। इसमें क्या है? प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स पर अधीक्षण सुपरिंटेंडेंस की शक्ति होगी जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है। हालांकि ये शक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण पर लागू नहीं होती। अधीक्षण में क्या-क्या शामिल है? हाई कोर्ट ऐसे न्यायालयों से विवरण मंगा सकता है, उनके कामकाज के लिए नियम बना सकता है, प्रारूप निर्धारित कर सकता है, शुल्क तालिकाएं निर्धारित कर सकता है राज्यपाल के अनुमोदन से। ये एक व्यापक प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण की शक्ति है। ठीक है। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अंतर्वलित है, जिसका अवधारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा। और फिर वो या तो मामले को स्वयं निपटा सकता है या विधि के उक्त प्रश्न का अवधारण करके मामले को उस न्यायालय को लौटा सकता है जिसने उसे मंगाया था, और वह न्यायालय निर्णय की प्रति के प्राप्त होने पर मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाएगा। संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को हाईकोर्ट खुद देखता है। सही। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक
तथा व्यय, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट्स। हाईकोर्ट का स्टाफ? उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उसके द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य न्यायाधीश या अधिकारी। राज्यपाल नियम बनाकर लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक कर सकता है। सेवा शर्तें कौन तय करता है? मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा बनाए गए नियम, लेकिन राज्य विधानमंडल के कानूनों के अधीन। वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन संबंधी नियमों के लिए राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक है। और खर्च? न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनमें अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। न्यायालय द्वारा ली गई कोई भी फीस उसी निधि का भाग बनेगी। ठीक है। अनुच्छेद 330 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। ये 7वें संशोधन से आया। संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी पर विस्तार कर सकती है या किसी संघ राज्य क्षेत्र से अपवर्जन एक्सक्लूड कर सकती है। मतलब संसद तय करेगी कि किस यूटी पर किस हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। हाँ, और जहां ऐसा होता है वहां कुछ प्रावधान बदलते हैं, जैसे अनुच्छेद 227 में राज्यपाल का संदर्भ राष्ट्रपति माना जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये भी 7वें संशोधन से आया। संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझे उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट? बिल्कुल। ऐसे कॉमन हाई कोर्ट के संबंध में कुछ प्रावधानों जैसे राज्यपाल, विधानमंडल, संचित निधि का संदर्भ को स्पष्ट किया गया है कि वे किस राज्य के माने जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 232 को 7वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। हाँ, तो ये था अध्याय वी उच्च न्यायालय। अब हम अंतिम अध्याय पर आते हैं। चैप्टर 6 सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 से 237 तक। हाँ, ये जिला स्तर और उससे नीचे की न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। इनकी नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों, डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति, पदस्थापना और प्रोन्नति, प्रमोशन उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। राज्यपाल हाईकोर्ट की सलाह पर? हाँ, और अगर कोई व्यक्ति पहले से संघ या राज्य की सेवा में नहीं है तो वो जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वो कम से कम 7 वर्ष 7 years तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो। 7 साल का वकालत का अनुभव। जी। अब अनुच्छेद 233A एक विशेष प्रावधान है। कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। वैलिडेशन। ये क्यों लाया गया? 20वां संशोधन 1986। ऐसा हुआ था कि कुछ राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां या पदोन्नतियां अनुच्छेद 233 और 235 के प्रावधानों के अनुसार नहीं हुई थीं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवैध ठहरा दिया था। इससे बहुत सारे निर्णय अमान्य होने का खतरा पैदा हो गया था। इसलिए इस संशोधन द्वारा 20 अगस्त 1966 से पहले की गई ऐसी नियुक्तियों, पदस्थापनाओं, प्रोन्नतियों और स्थानांतरणों को और उनके द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्रियां, दंडादेश आदि को केवल इस तकनीकी आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि नियुक्ति प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं हुआ था। ये एक तरह से पिछली गलतियों को सुधारने के लिए था। अच्छा, समझ गया। अब अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस। जिला न्यायाधीशों के अलावा राज्य की न्यायिक सेवा जुडिशियल सर्विस में अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से परामर्श करने के पश्चात राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट आदि की भर्ती। इसमें पीएससी और हाईकोर्ट दोनों की भूमिका है। हाँ। अब अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण,
कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये नियंत्रण किसका होता है? उच्च न्यायालय का, जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, कंट्रोल, जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पदस्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना आता है, उच्च न्यायालय में निहित होगा। हाईकोर्ट का पूरा कंट्रोल? हाँ, लेकिन यह किसी व्यक्ति के अपील के अधिकार या उसकी सेवा शर्तों को प्रभावित नहीं करेगा जो कानून के तहत उसे प्राप्त है। ठीक है। अनुच्छेद 236 निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। ये कुछ शब्दों की परिभाषा देता है, जैसे जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन कौन आता है। सिटी सिविल कोर्ट का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, अपर चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। ये काफी व्यापक परिभाषा है। हाँ, और न्यायिक सेवा का अर्थ है ऐसी सेवा जो अनन्यतः एक्सक्लूसिवली ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनती है जिनका आशय जिला न्यायाधीश और उससे अवर स्तर के सिविल न्यायिक पदों को भरना है। ठीक है। अब अंतिम अनुच्छेद 237, इस अध्याय के उपबंधों का मजिस्ट्रेटों के कुछ वर्गों पर लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस अध्याय के यानी अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े पूर्वगामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियम कुछ अपवादों और उपांतरणों के साथ राज्य में न्यायिक सेवा के सदस्यों के अलावा मजिस्ट्रेटों के किसी वर्ग या वर्गों पर भी वैसे ही लागू होंगे जैसे वे न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह पे भी ये प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। हाँ, ये भी राज्यपाल अधिसूचना जारी करे। तो ये था संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से 237 तक का विस्तृत सफर। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, राज्यों की पूरी मशीनरी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है जो हमारे संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका और उनके कामकाज की नींव रखता है। बिल्कुल। तो चलिए इस लंबी चर्चा के कुछ मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराते हैं। की टेकअवेज। पहला, भाग 6 राज्यों की संवैधानिक संरचना को परिभाषित करता है। कार्यकारी, विधायी, अध्यादेश सहित क्षमादान और कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसके आकार की सीमा 15% या न्यूनतम 12 है। 91वां संशोधन। चौथा, राज्य विधानमंडल में विधानसभा सभी राज्यों में और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। विधानसभा ज्यादा शक्तिशाली है, खासकर धन विधेयकों और साधारण विधेयकों पर अंतिम निर्णय लेने में। विधान परिषद को बनाया या खत्म किया जा सकता है। पांचवा, उच्च न्यायालय राज्य की शीर्ष न्यायपालिका है जो अभिलेख न्यायालय है और अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक रिट अधिकारिता रखता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और निष्कासन महाभियोग जैसी प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। एनजेएसी का प्रयास विफल रहा। और छठा, अधीनस्थ न्यायालयों, जिला न्यायाधीश और नीचे पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहता है, जो न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। ये मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। और जो श्रोता, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमारे साथ यहाँ तक बने रहें, उन्हें मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा। भाग वी की ये समझ आपको न केवल पॉलिटी के पेपर में, बल्कि निबंध, साक्षात्कार और यहाँ तक कि एक जागरूक नागरिक के रूप में भी बहुत मदद करेगी। हाँ, ये जानना कि हमारे राज्य कैसे काम करते हैं, हमारी सरकारें कैसे चलती हैं, ये बहुत जरूरी है। इस चर्चा को अगर जरूरत लगे तो दोबारा सुने, नोट्स बनाएं। ये जटिल लग सकता है पर बार बार दोहराने से स्पष्ट हो जाएगा। एकदम सही। और अगर आपको ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। आपकी कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो या आप किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ऐसे ही गहन विश्लेषण और जानकारी के लिए सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वो घंटी वाला आइकॉन, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण सत्र मिस न करें। अब अंत में एक विचार, एक प्रश्न आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, हमने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और अनुच्छेद 200
और 201 के तहत विधेयकों को आरक्षित करने की शक्ति पर बात की। अक्सर ये शक्तियां केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का कारण बनती हैं। क्या आपको लगता है कि राज्यपाल की भूमिका में संतुलन बनाए रखने के लिए वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था पर्याप्त है या इसमें किसी सुधार की गुंजाइश है? ये सोचने वाला सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।